जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. Second, IRNSS convert entire India and about 500 square kilometer beyond its borders. Third, India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019. We have to identify the correct statement. One only, one and two only, two and three only, none. So correct answer है इसका one only. IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नाविक की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका वो क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये 5500 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। इंडिया के बियॉन्ड बॉर्डर्स में ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर ऑपरेट करता है। और थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फुल ग्लोबल कवरेज की इसमें कोई बात नहीं कही गई है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। IRNSS या नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो उसका पहले नाम था, ये बेसिकली हमारा टोटली इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जैसे यूएसए का जीपीएस है, ठीक है, चाइना का बेडू है आपका, तो उसी प्रकार से हमारा ये IRNSS हमारा इंडिया का इंडिजिनियस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और जैसा कि ऑप्शन में गिवन था 5500 नहीं है बियॉन्ड बॉर्डर, ये 1500 किलोमीटर है बियॉन्ड बॉर्डर। और ये दो टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। एक है आपकी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो सभी को प्रोवाइड या सिविलियन यूज़ के लिए है या सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्टिव सर्विसेज है जो इनक्रेटिव सर्विस होती है और ऑथराइज्ड यूज़र ही उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली मिलिट्री पर्पज़ या रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बेसिकली 20 मीटर इन दी प्राइमरी सर्विस एरिया की एक्यूरेसी इस सिस्टम की है। इसके कुछ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन लिस्ट है, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। और इसमें 7 सैटेलाइट्स आपकी हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन था 3 आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है एंड 4 आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इनका जो फॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से, एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी इधर है, फिर 2 जियो सिंक्रोनस ऐसे लगी हुई हैं, फिर एक सेकंड जो जियो स्टेशनरी वो ऐसे है, फिर आपकी जो नेक्स्ट 2 हैं वो इस तरह से है, और लास्ट फिर एक फाइनल जियो स्टेशनरी इस तरह से है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन है जो आपकी 7 सैटेलाइट हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। One of the implication of equality in society is the absence of A option privileges, B restraints, C competition या D ideology। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वालिटी अगर सोसाइटी में चाहिए तो क्या क्या चीज़ एब्सेंट होनी चाहिए, किस चीज़ की एब्सेंस होनी चाहिए, प्रिविलेजेस की, रिस्ट्रेंट, कंपटीशन या आइडियोलॉजी की। तो आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकारों का अभाव ही इक्वालिटी को दर्शाता है, न कि अवरोधों का या कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का या विचारधारा का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए ऑप्शन, राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। बी, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ states. Third, rights are claims of citizens against the state. Fourth, rights are privileges of a few citizens against many. तो अधिकारों की बात कर रहा है कि मूल अधिकार बेसिकली उस उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, कि जो आपके राइट्स हैं यानी जो अधिकार है बेसिकली वो क्लेम्स ऑफ सिटीजन है, किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट, इसीलिए आपका सी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
ए ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, सी यूएन वुमेन, डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपका पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को हम अगर डिस्कस करें तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म, जैसे संघवाद, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है, स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो उसका सबसे सही परिभाषा क्या होगी? तो करेक्ट आंसर है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो स्थानीय स्वशासन है वो लाया ही इसीलिए गया था ताकि आपका पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का उल्टा हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी सीन इन न्यूज रेफर्स टू आसियान, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन या G20। तो जो डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी है वो आपकी यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement is are true of the fundamental duties of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. B, they are correlative to legal duties. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट आंसर है इसका neither one nor two, क्योंकि ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है उसके लिए किसी भी प्रकार का लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं प्रोवाइड किया गया है ताकि इनको एनफोर्स करने के लिए, और इनका लीगल ड्यूटीज से परस्पर संबंधित नहीं होती हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं थी, यानी आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया था उसमें ऐड किया गया था पार्ट 4 में अंडर दी आर्टिकल 51A। ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट गिवन है। ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 5 ये हैं और 6 ये गिवन है। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में आया था उससे ऐड किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं आपके, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी नॉन जस्टिकेबल होती हैं, ठीक है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होती हैं, और इनको कोई आपकी डायरेक्ट एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है संविधान के द्वारा, ठीक है, और यह इनकी कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है अगर इनका वॉलेशन किया जाता है। हालांकि संसद चाहे तो इनको एनफोर्स करवाने के लिए एक लीगल लेजिस्लेशन बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडीज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रस्तावना के बारे में है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से नहीं निर्धारित है प्रीएम्बल ऑफ प्रेबलम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो लिबर्टी की बात हो रही है इन सब ऑप्शन में, स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है आपका इकोनॉमिक लिबर्टी। जैसा कि आप इस प्रस्तावना में देख सकते हैं, तो इसको मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था
स्वतंत्रता के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपको इकोनॉमिक लिबर्टी या आर्थिक स्वतंत्रता का मेंशन प्रस्तावना में नहीं है। हालांकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का है। ठीक है, तो अगर न्याय के बारे में पूछे कि कौन कौन से न्याय मेंशन है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मेंशन है। ठीक है, और आपकी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रस्तावना के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग: the preamble, the fundamental right, the directive principle of state policy, the fundamental duties। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रियम्बल। प्रस्तावना में जो है संविधान निर्माताओं का आपकी विचार अभिव्यक्त रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, democracy's superior virtue lies in the fact that it call into activity a the intelligence and character of ordinary men and women, the method of strengthening executive leadership, c a superior individual with dynamism and vision, या d a band of dedicated party workers। तो आपका पूछ रहा है कि लोकतंत्र का सबसे सुपीरियर वर्चू यानी सर्वोत्तम गुण आपका किस में लाई करता है, जो कॉल्स इनटू एक्टिविटी, क्रियाशील करता है किस चीज को। तो इसका करेक्ट आंसर है द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। साधारण पुरुष और महिला के चरित्र और आपके इंटेलिजेंस को ये क्रियाशील बनाता है। कौन? डेमोक्रेसी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।